पापा से मिल आए आप? वो सब खाने की टेबल पर बैठे हुए थे जब हदाद को बैठता हुआ देखकर वो मुस्कुराकर बोले बगैर न रह सकी। हदाद ने उसे घूरा था। वक्त ने उसे देखकर अपनी आंखें घुमाई। मजाल है ये आदमी जरा सा मुस्कुरा दे। हाँ, तुम लोगों ने तो बताना गवारा नहीं करना था। जाहिर है गैर जो हो चुका हूँ। उससे हन्नान और आयना को देखते हुए कहा। हन्नान ने दूर आयना को देखा जो हंसते हुए बोली, आप और पुप्पू ने आज बिल्कुल एक जैसी बातें की हैं। खुद ही राब्ता नहीं रखते और खुद ही शिकवे शिकायत करने लग जाते हैं। मेरे बेचारे पापा ने तो किसी को कुछ भी नहीं कहा था। आप ही, वैसे अंकल देखने में काफी यंग लगते हैं। वो तो डॉक्टर से भी काफी सादा स्मार्ट और कम उम्र के लग रहे थे। बख्तावर की शरारत से कहने पर हुदाद का कांटे पे हाथ रुक गया। आयना ने हुदाद के तासुरात देखे तो तेजी से बोली, भाई, कुछ लोगों को बहुत शौक है कि मेरे चाचू को क्लीन शेव और छोटे बालों में देखे। क्यों चाचू? हुदाद ने हन्नान को देखा, फिर एकदम खाना खाते हुए बोला, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। आप भी, कुछ लोगों ने फकीरी की लाइन चूज कर ली है। अगर ऐसा कर लिया तो फिर उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। बख्त। हन्नान ने उसे तनबी नजरों से देखा। मैंने गलत तो नहीं कहा हानी मामा? बुरी बात है, वो बहुत बड़े हैं तुमसे। खुदात भाई सॉरी इसकी तरफ से। बख्तावर कुछ कहने लगी जब सामने टेबल पे मौजूद हुदात का फोन बज उठा। बख्तावर ने देखा शहीना कॉलिंग लिखा हुआ था। एकदम से पता नहीं क्यों उसे बहुत तकलीफ हुई। ये तो बकायदा डॉक्टर के पीछे ही पड़ गई है। हुदात ने फोन उठाया और एक्सक्यूज करते उठ पड़ा। अभी जो थोड़े से लाइट माहौल में वो सब खाना खा रहे थे, एकदम उसे लगा जैसे रौनक ऐसे ही गायब हो गई हो। हुदात बेशक जोली सा शख्स नहीं था, मगर पता नहीं क्या था, उसकी मौजूदगी बख्तावर को मजा आता था। उसे तंग करना, उसे छेड़ना, उसके चौड़े माथे पे वो पल देखना उससे कितना खुश करता था। अब वो उठ गया था तो बख्तावर का दिल भी उचाट हो गया था। इस जिंदगी में पहली दफा शरीना उससे बहुत बुरी लगी थी। क्या हुआ, खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी बात बुरी लग गई? अन्नान की आवाज़ पर वो एकदम चौंकी। अन्नान ने उसके हाथ पे हाथ रखा। नहीं, उससे एक लफ्ज़ में बात कही। सिकंदर आज तुम्हें बहुत याद कर रहा था। कल पेपर है ना तुम्हारा? बख्तावर ने सर स्वाद में हिलाया। कल घर जाओगी सिकंदर और रमशा के साथ डे स्पेंड करने? बख्तावर मुस्कुराई। मामा और आपी के पास? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मामा, क्या मैं वहाँ नहीं रह सकती? अरे ना बाबा ना, घर की रौनक को मैं वहाँ हरगिज़ नहीं भेजने वाली। तुम्हारी दम से वक्त घर घर लगता है, वरना ये और इनकी ड्यूटी से तो मैं पागल हो जाऊंगी। डे स्पेंड करके आओ और फिर सीधा वापस आना। ये भी तुम्हारा घर है। अन्नान दुरायना के तेजी से कहने पर मुस्कुराया। खाना खाओ, फिर उसको कॉल कर लेना, तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ये किस तरह का याद हुआ भला? मामा ने तो वैसे ही पूछना छोड़ दिया है जब से बीवी आई है। वो दोनों एकदम हंस पड़े। अब मिशी बुरी लगने लगी है वक्त को। तोबा, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी। आप ही आई हैं तो मामा सर ट्रैक पर रहे हैं। मैं जरा बात ही कर रहा हूँ अपने मामा से। अरे खाना तो खा लो। दोनों एक साथ बोले। बकनफी में सर हिलाते हुए उठ पड़ी। बाद में। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने हुदात की इंसल्ट की। बाबा, हाउ कुड यू डू दिस? वो अपने भाई से मिलने आए थे, परेशान थे, और आपने उन पर तंज के तीर बरसाने लगे। शरीना तेजी से कहते हुए अपने बाप को देखने लगी, जो पेट्टी लेते हुए उसके गुस्से से लाल चेहरे को हैरत से देखने लगे। ये तुम क्या कह रही हो शेरी? और ये क्या तरीका है अपने बाप से बात करने का? गुस्सा ही माफ बाबा, मगर आपने वाकई बहुत गलत किया है। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? इस तरह की फैमिली है मेरी। वो अब एकदम चौंक पड़े। सीधा होते हुए उनकी ने चाय का कप टेबल पे रखा। अब उनके चेहरे पे संजीदगी आ गई। तुम उस लड़के से मिलती रही हो क्या? शरीना की एकदम बोलती बंद हो गई। बेबी पिंक नाइट ड्रेस में वो शदीद नाराज दिखाई दे रही थी। वो उन्हें एक लम्हे के लिए देखती रही, फिर कुछ सोच कर बोली, हाँ। क्यों? वो ऊंची आवाज से बोले, बाबा, ऐसी बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं उनकी एक केस में हेल्प कर रही थी। वो खुद एक केस है, तुम उसकी क्या मदद कर रही थी शेरीना? बाबा, वो पागल नहीं है। एक इंसान ने अपना खुलिया ही मलंग बाबे जैसा बना रखा हो, वो पागल नहीं है तो और क्या है? हम किसी के हुलिये से उसकी दिमागी हालत नहीं जज कर सकते बाबा। ठीक है मान लिया, मगर वो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम नहीं जानती, मैं जानता हूँ। उससे अपने मुलाजिम को एक दफ़ा गुस्से में आकर जख्मी कर दिया था, और एक दफ़ा तो दुरायना के बड़े भाई की बीवी को डरा दिया था जब वो भूले भटके से उसके कमरे में गई थी। ये हाल उसने कुछ अपने दूसरे भाई के बच्चों के साथ भी किया था। एक को तो सीढ़ियों से गिरा दिया था। तभी तो वो पाकिस्तान भूल कर भी नहीं आए। और अगर पागल ना होता तो उसकी मंगेतर उसे छोड़ती ना। पागल ही तो है, तभी तो इतने सालों से ऊपरी पोर्शन के कमरे में बंद रहा।
शरीना की तो बोलती बंद हो गई। वो क्या कहती, मगर आखिरी बात पे तो वो जैसे तड़प उठी। बाबा, उससे हुदात को इससे नहीं छोड़ा था, क्यों पागल है? बल्कि हुदात की ना सिर्फ एक आंख साया हुई थी, बल्कि उनका सारा करियर तबाह हो गया था। तो उससे उनकी महरूमी को ठुकराया था, उनके पागलपन को नहीं। तुम उसकी इतनी फेवर ऐसे कर रही हो जैसे उससे मोहब्बत करती हो। उनका लहजा अब कुछ सख्त हो गया था, क्योंकि मैं उससे बोला नहीं किया। बाप के सामने वो ये बात नहीं कह सकती थी जिस तरह उससे ये बात माँ के सामने की। उन्होंने गहरा सांस लिया। वो बेटी से प्यार भी बहुत करते थे, लाख उनका कड़वा और तनसिया मिजाज सही, लेकिन बेटी के लिए वो एक शफीक बाग साबित हुए थे। उनने शरीना को अपने सामने बैठने का इशारा किया। वो दबे दबे कदम उठाती खामोशी से बैठी। तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया था वहां जाने से पहले ही। उससे हैरत से उन्हें देखा और उनके तासुरात अभी भी संजीदा थे। मुझे तो झटका लगा। मेरी बेटी, इतनी समझदार बेटी को पसंद आया भी तो कौन? खुदाद अजीम, मुझे तो हैरत का झटका लगना ही था। ऐसी क्या बात अच्छी लगी उसकी मेरी बेटी को कि हर रिश्ते को ठुकराने पे मजबूर हो गई। बाबा, वो कुछ कहने वाली थी कि उसके अब्बू ने हाथ उठाकर उसे कुछ कहने से रोक दिया। मैं वाकई जानना चाहता था और जानने के लिए मुझे उससे बेहतर दिन कोई नहीं मिला। मैं बेशक खड़ूस मिजाज का बंदा हूँ शहरी, मगर मैं इतने ब्लंट होकर किसी पर इस तरह तंज के तीर नहीं बरसाता। मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा, आखिर मैं जानना चाहता था कि जो सारी दुनिया उसे पागल कह रही है कि वो वाकई पागल है। मगर मुझे जानकर खुशी हुई कि ना सिर्फ वो नॉर्मल है, बल्कि वो अच्छे दिल का तहम्मुल मिजाज बनता है। ना सिर्फ उससे मेरी बदतमीजी सुनी बल्कि उस पर खामोश भी रहा। उस टाइम मुझे वाकई बुरा लगा कि वो अपने भाई के लिए आया है, परेशान है, और मैं उसके जलन पर नमक छिड़क रहा था। पूरा टाइम मैं उसे टेस्ट कर रहा था और वो वाकई मेरी नज़रों में पास हो गया। बस वो ज़रा बाल कटवा ले तो मुझे किसी बात पे एतराफ़ नहीं। शरीना झटके से बाप को देखा। उसको तो यकीन नहीं आ रहा था। उससे लगा पापा वाकई खुदात को नापसंद करते हैं और उससे दूर रहने का कहेंगे। उसकी आंखों में नमी आ गई। बाबा, वो अपने बाप के गले लग गई। मैं चाहता हूँ तुम पहले उससे मिल लो और फिर उससे बात करो। और हाँ, मेरी सिचुएशन समझा देना। क्या करूँ, आखिर बाप हूँ, ऐसे काम करने पे मजबूर हो गया। अगर वो हाँ कहता है तो फटाफट बिस्मिल्लाह करेंगे। अगर झिझक पड़ा तो उसे मेरे पास भेज देना। मैं तब तक जमाल से भी बात कर लूँगा। शरीना का दिल तेजी से धड़क उठा था। जिस बात को उसे कभी अपने वहम गुमान पे भी नहीं सोचा था, वो सच होने जा रहा था। खुदात उसका होने जा रहा था। थैंक यू सो मच पापा, यू आर द बेस्ट। मैंने कहा मेरा बच्चा आराम से पेपर दे दे, फिर मैं उसे लेने आऊँगा। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। वैसे पेपर कैसे हो रहे हैं लाडली के? सिकंदर ने प्यार से पूछा। बख्तावर अपनी चीज़ें सेट करते हुए कानों में हेडफोन लगाए बोली, आप तो हवा के झोंके ही बन के रह गए हैं मामा। खुद भी बराए नाम मुझसे मिलने और आप ही से तो भी मिलने नहीं दिया। सिकंदर मुस्कुराया। जानती हो, रे ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। इर्द गिर्द की दुनिया का होश नहीं रहता। सब ठीक है ना? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? कोई बहुत दिनों से मेरे दिल को तंग कर रहा है मामा। बख्तावर ने दिल में सोचते हुए कहा। नहीं मामा, अल्लाह का शुक्र, बहुत सुकून में रही। आपने बहुत अच्छा किया मुझे यहाँ भेजकर। ओ नो, यानी कि मेरी बख्तावर बीबी कह रही हैं कि हन्नान मामा ज़्यादा अच्छे हैं। अब तो मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हें लेने। सिकंदर ने तेज लहजे में कहा। भक्त अपने मामा को पुराने रूप में देखकर मुस्कुरा पड़ी। गॉश मामा, आपकी अपनी जगह और हानी मामा की अपनी। आप पहले ही इतने मस्तों में फंसे रहते हैं, कम से कम मेरे हवाले से तो आप पुरसुकून रहे। अच्छा मामा, वैसे बाकू से क्या लाए मेरे लिए? बाकू? ओह वो। बख्तावर ने फोन में मामा की तस्वीर को घूरते हुए कहा। मामा, अगर मेरे लिए कुछ ना लाए तो मैं बहुत बुरी तरह से नाराज हो जाऊंगी। खबरदार, नाराज़ हुई। मुझसे तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मगर ये सब चीज़ें तुम्हें एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगी। बस फिर लंबी लिस्ट तैयार रखें, क्योंकि आपको ना तंग करने का भी गिफ्ट मिलना चाहिए। ओके मेरा बच्चा, और कुछ? मामा का ये अंदाज उसे रुलाने पर मजबूर कर जाता था। मामा उससे आखिर इतना प्यार क्यों करते थे? बख्त, रो तो नहीं रही? वो एक माँ की तरह पता नहीं कैसे दिल का हाल चाल लेता था। वो वाकई भक्त की माँ ही था। बख्तावर ने अपने आंसू पूंछे। बख्त, मैं अभी आ रहा हूँ। बच्चे, रो क्यों रही हो? मामा, आपकी बहुत याद आ रही है। उसे अपनी माँ सोफी की भी बहुत याद आ रही थी। बेटा, मैं बस अभी आया। तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं ही सेंटर छोड़ दूंगा। सिकंदर की आवाज़ से बेचैनी और बेकरारी थी। उसकी बच्ची परेशान थी, वो कैसे ना परेशान होता। नहीं मामा, अभी आने की ज़रूरत नहीं है, कल मुलाकात करेंगे ना। आप भी परेशान हो जाएंगे। वैसे भी आपके घर से सेंटर बहुत दूर है, अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन बख्त,
सिकंदर कुछ कहने लगा कि भक्त ने उसकी बात काटी। रिलैक्स रहें मामा और अपना ख्याल रखिएगा। आप ही को ढेर सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़। उससे फ़ोन बंद कर दिया और कानों से हेडफोन उतारा। कुछ सोचकर वो उठी और बाहर की तरफ बढ़ी। बाहर निकलकर उससे देखा, उधर सोफे पर बैठा टीवी ऑन किए सिगरेट पी रहा था। उससे भक्त को देखा तो सीधा होकर बैठते हुए बोला। सोई क्यों नहीं? कल पेपर देने नहीं जाना? उससे सिगरेट एस्ट्रे में मसलते हुए भक्त से कहा, जो उसकी तरफ आते हुए सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली, अभी तो 9 बज रहे हैं, वैसे भी एग्जाम्स के दिन मुझे नींद नहीं आती। वो बोलते हुए टीवी को देखने लगी, जहाँ रैंडम स्पोर्ट्स चैनल लगा हुआ था। फदाद ने उसकी आंखों को देखा तो चौंका। तुम रो रही थी? वो बोला तो उसकी आवाज़ बड़ी संजीदा थी। बख्तावर ने उसे देखा फिर हंसी, मगर उसकी हंसी बड़ी मसनूई थी। अच्छा जोक है, मगर बख्तावर कभी रोती नहीं है। माना कि बख्तावर एक चुड़ैल है, मगर बख्तावर का भी दिल है। तो मुझे आप बताओ, रो क्यों रही थी? अगर तुम मुझसे कुछ छुपाओगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो अब उसकी तरफ पूरे का पूरा रुख मुड़ चुका था, क्योंकि बख्तावर का बाला एक जिन से पड़ गया है, इससे बख्तावर रो रही थी। फदाद समझते हुए मुस्कुराया। और कौन था वो जिन? वो शरारत से बोला। वो जानता था वो बात बदल रही थी, वो उससे बताना नहीं चाहती थी। चलो वो उसकी हेल्प नहीं तो कम से कम उसका मूड तो ठीक कर सकता है। क्यों, आप उस जिन का क्या करेंगे? वो ना चाहते हुए भी उससे पूछ बैठी। उतार ने उसकी आंखों में देखा। वो देखता रहा, कुछ कहा नहीं। बख्तावर अपनी नजरें उससे चुरा चुकी थी। उतार ने उसी वक्त लब खोले। उसकी जान ले लूंगा। अब बख्तावर ने एकदम उसे देखा। अब की बार खुदार अपनी नजरें फिर चुका था। वो सीधा होकर बैठ गया। वो बेख्तियारी भी कुछ समझ से बाहर थी। बख्तावर को समझ नहीं आई कि कैसे उसकी बात पर रद्द-ए-अमल दिखाए। दोनों की खामोशी ने एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर दी थी। तुम्हें अब सो जाना चाहिए। वो चाहता था वक्त यहाँ से चली जाए। वो सिगरेट पैकेट से निकाल कर लबों पे रखते बोला। बख्तावर उससे कुछ कहना चाहती थी, मगर उससे खुदात के अंदाज को देखकर खामोश रहना बेहतर समझा। मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। खबरदार अपने उस कज़न को कॉल की। बख्तावर के उठने पर उसे देखे बगैर बोला। पता नहीं, जैसे अपनी नज़रों से उसे खौफ आ रहा था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। मेरा कज़न कहाँ नहीं जाएगा, और वहाँ उन बेचारे के पीछे ही पड़े रहते हैं। और वो नॉर्मल अंदाज में उसे बोली। खुदात ने अलबत्ता उस बार कोई जवाब नहीं दिया। बख्तावर ने नाक चिढ़ाते हुए चल पड़ी, लेकिन जाने से पहले ये बात कहकर गई जिससे खुदात ज़रूर चौंक उठा। आजकल फीमेल डॉक्टर्स का वायरस फैला हुआ है, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बच के रहिएगा डॉक्टर। नहीं, इस बात का क्या मतलब हुआ भला? फीमेल डॉक्टर, बीमारी, ये किसकी बात कर रही है? वो सोच में पड़ गया। फारूक का पता नहीं चल रहा। एकदम से पता नहीं उसे किसने उठा लिया है। मुझे तो पहले ही दिल लगा था कि तू होगा, मगर तू खुद इस खबर पे शौकी था। तुझे क्या लगता है किसने उसे उठाया होगा? वो दोनों इस वक्त सिकंदर के ऑफिस में थे और हन्नान आज काम से छुट्टी लेकर उसके पास सिकंदर भी लाया था। सिकंदर जो क्लासेस पहने लैपटॉप पे मसरूफ था, एकदम उसकी बात पे कंधे उचकाकर बोला। होंगे उसके दुश्मन, मुझे क्या पता। अच्छा नहीं हो गया कि जान छूट गई। ऐसे वबाले जान था, और कुछ उस हदीद आलम की भी अकल टिकाने में आएगी। हन्नान ने चेहरे पे हाथ फेरकर फ्रस्ट्रेशन से उसे देखा। तो कुछ तो लिहाज कर, बाप है वो तुम्हारा, ये मत भूल। मैं 13 साल पहले ही भूल चुका था हन्नान। तुम क्या बात करते हो? वो कुछ टाइप करते हुए मसरूफ अंदाज से बोला। क्या कर रहा है? वो उसको मसरूफ पाकर उससे पूछने लगा। एक बच्चे का केस आया है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। सोच रहा हूँ ये केस हुदाद को दे दूँ। जब से तुमने हुदाद भाई को हायर किया है तब से तुमने बहुत से केसेस से हाथ उठा लिया है। अबे, अपनी इस गुंडागर्दी में इतना फंसा हुआ हूँ कि और काम करने का वक्त ही नहीं मिल रहा। ऊपर से उन फाइटर्स की पेमेंट्स भी करनी है। एक तुम्हारी वजह से मुझे अपनी रोजी रोटी पे लात मारनी पड़ रही है। रशिया वालों से कब जान छुड़वाओगे? डोंट। मैं अब तेरी कोई बकवास नहीं सुनने वाला। मैं पहले ही बहुत सी चीज़ें छोड़ चुका हूँ। ये मुझसे छोड़ने को ना कहीं। वो हन्नूस मसरूफ अंदाज में उससे बोला। जब तूने वहां जाना नहीं है तो फिर वास्ता रखने का क्या फ़ायदा? दफा कर तू भाई, ठीक है। एक तो कापो वाले काम से तो मुझे शुरू से ही नफरत थी। फ़ायदा है, मुझे वहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। वहाँ से इस चीज़ की बुनियाद शुरू की थी। अब तुम कह रहे हो कि वहाँ से सारे ताल्लुक वास्ते ख़त्म कर दूँ। अगर चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूँ, मेरी बीवी और भांजी महफूज रहे, मेरा काम चलता रहे, तो मुझे ताल्लुक ख़त्म करने को ना कहो। वो अपनी जगह भी ठीक था। असल ताकत तो उस रोज़ की वजह से मिली थी। उनसे जान छुड़वाई तो समझो सारे काम हराम। उससे लैपटॉप घुमाकर हन्नान को दिया। खुदात को कॉल करो और कहो कि ये केस सॉल्व करे। और हाँ, फुटेज है तुम्हारे पास? हन्नान लैपटॉप देख रहा था कि एकदम हैरत से सिकंदर को देखते हुए बोला। कौन सी फुटेज?
तुम्हें पता है मैं किस फुटेज की बात कर रहा हूँ? क्या करोगे उस फुटेज का? तुमने ही तो कहा था वो बस रिकॉर्ड के लिए है। कुछ जानना चाह रहा था कि आखिर उसके पीछे मकसद क्या था। जो कहा है वो करो, मुझे सेंड करो। तुम तब तक उसे कॉल करो, रे नाश्ता बना रही है, टेबल पे आ जाना। वो कहते हुए अपनी ऐनक उतार कर उठ पड़ा। हन्नान ने उसे देखा, फिर इन्फॉर्मेशन पढ़कर उससे खुदात को कॉल की। सॉरी, वो किसी से मीटिंग थी, इससे देर हो गई। मेरी खैर बताओ, पेपर कैसा हुआ? ज़रूर शरीना से मिलने गए होंगे। शरीना बातचीत से अब शरीना हो गई थी। ठीक था, उसे बेजारी से कहते हुए बाहर के नज़ारे में गुम हो गई। डोंट टेल मी, मेरी इतनी मेहनत करवाने पे तुमने पेपर बस ठीक किया है। अब जैसा पेपर था उसमें तो दुआ करें कि मैं बस पास हो जाऊं। अल्लाह, मेरे इतना मुश्किल था। कुछ लम्हे तो मैं बस पेपर को ऐसे घूरने लगी, दिल किया फाड़ कर एनसीआई वालों के मुंह पे मार दूं। मुझे समझ नहीं आती, इतनी मेहनत और प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा था जब पेपर ही अपनी मर्जी का आना था। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर पता नहीं अचानक क्या हुआ कि शुरू हो गई। बख्तावर थी, चुप कैसे रहती। उदार ने उसे देखा, फिर तासु से सर हिलाते हुए बोला। यानी कि मैंने अपने 12 घंटे बर्बाद किए। उसके बर्बाद कहने पे बख्तावर को मज़ीद गुस्सा चढ़ा। शरीना से मिलने के लिए तो एक एक मिनट के लिए तड़पेंगे, जाहिर है मेरे साथ बीते 12 घंटे इनको फजूल ही लगेंगे। वो उसके बाद कुछ न बोली। उसे दुख हुआ हुदात ने आगे ऐसा क्यों कहा। गुस्से में वो म्यूज़िक का वॉल्यूम ऊंचा कर चुकी थी। बेख्याली गाना पूरी गाड़ी में गूंजने लगा। हुदात ने स्टीयरिंग से वॉल्यूम कम किया, उधर बख्तावर ने मज़ीद ऊंचा कर दिया। दिमाग में केमिकल तो नहीं डाल कर आई? हुआ क्या है? अब वो गुस्से से बोला। खुद ही मेरे सर पर केमिकल डालकर मुझसे पूछते हैं हुआ क्या है। वो उसके अंदाज से बोलती सही स्पॉइल्ड ब्रेड दिखाई दे रही थी। खुदात उसे कुछ कहने ही वाला था कि उसके फ़ोन पर मैसेज बस हुआ। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो मैसेज पढ़कर उससे फ़ौरन ब्रेक पे पाँव रखकर गाड़ी रोकी। इस लड़की को फौरन उतारो, वरना इसकी जिंदगी के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोकर बैठोगे। व्हाट द हेल, उससे भक्त को कहते हुए सुना। खुदात तो बिल्कुल फ्रीज होकर रह गया। ऐसी धमकी तो उसे 14 साल पीछे ले गई थी, जब भक्त की जगह मिशी मौजूद थी और खुद कैप्टन हुदात अजीम। उस वक्त की फिल्म एकदम उसकी आंखों के सामने गुजरने लगी। रमशा का डरना, उसका बच के निकलना, क्रैश, धुआं, शोर, मिशी का रोना, फिर खामोशी, फिर अंधेरा। हदात, डॉक्टर, डॉक्टर क्या हुआ। हुदात एकदम होश में आया। बख्तावर परेशानी से देखती तेजी से बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे म्यूज़िक तेज नहीं करना चाहिए था और आपसे लड़ना नहीं चाहिए था। आप ठीक तो है ना। वो हुदात के सफ़ेद चेहरे को देखकर पता नहीं क्यों जैसे डर गई थी। हुदात ने स्टीयरिंग को देखा, एकदम से एक बार फिर वो मंजर घूमा। उससे वहशत से स्टीयरिंग से निगाहें फिरी और लंबी लंबी सांसें लीं। वक्त ने अपने बैग से बोतल निकाल कर हुदात को देनी चाहिए और हुदात ने बोतल को परे हटाया। हदात, उससे फिर बैक मिरर में देखा। एक सिल्वर सिविक उसके पीछे आई थी। उसे रुकते हुए देखकर वो खुद भी रुक चुकी थी। ऐसे मंजर बड़े जाने पहचाने से थे। वो जानता था ये मैसेज उसे करने वाला था। उसका मकसद क्या था वो समझ गया। उससे बिना सोचे समझे गाड़ी स्टार्ट की और सन से भिगाई। उसे देखा, उसके तवक्का के एन मुताबिक सिल्वर सिविक उसका पीछा कर रही थी। मामू, अम्मी, बाबा, रमशा की डरी सहमी आवाज़ें उसे हॉन्ट कर रही थी और इस वक्त तो उसे मज़ीद मुश्किल में डाल रही थी। मगर वो इस बार ये गलती नहीं करेगा। वो वक्त की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेगा। वो तारीख को फिर से नहीं दोहराएगा। डॉक्टर, क्या हुआ। आप गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रही हैं। उससे तो डर के हैंडल पे हाथ रख दिया था। सीट बेल्ट पहनने के बावजूद वो हुदात की रैश ड्राइविंग से खुद को खतरे में महसूस कर रही थी। हुदात होश और हवास में नहीं लग रहा था। अपना सर नीचे कर लो बख्त, कोई हमारा पीछा कर रहा है। क्या। उसे नासमझी से साइड मिरर में देखना चाहा, मगर साइड मिरर टूट चुका था। उससे मुंह पे हाथ रखा। मामा के दुश्मन उस तक पहुंच चुके थे। उसे तो यही लग रहा था। दुरायना, जरा रमशा को अपने साथ कमरे में लेकर जाना। अनान डाइनिंग टेबल पे आया तो बड़ी संजीदगी से दुराना और रमशा को यहाँ से उठने को कहा था। सिकंदर तो नाश्ता शुरू कर चुका था। एकदम चौंक कर गर्दन मोड़कर उसे देखा। उससे हनान की नज़रों को देखा। वो समझ गया। पता चल गया उल्लू के पट्टे को। क्यों हन्नान, सब ठीक है ना। जो कहा है वो करो। अब उससे ऊंची आवाज़ में कहा। रमशा और दुराना एकदम उछल पड़ी। आवाज अपनी नीचे रखो हन्नान, बीवी है तुम्हारी, गुलाम नहीं। सिकंदर उससे ज़्यादा सख्त लहजे में बोला। दाऊद, क्या बात है हन्नान भाई, कोई बुरी खबर तो नहीं है। रमशा प्लीज, आप और दुरायना जरा ऊपर जा सकती हैं। वो ऊपर नहीं जाएगी, तुमने जो बकना है बाद में बक देना। चुपचाप आओ और नाश्ता करो। सिकंदर ने इतनी सी बात कही और हन्नान ने उसके बाजू को पकड़कर उसे जोर से खींच कर उठाया और उसके मुंह पर मुक्का मारा।
रमशा और आईना की चीख निकलते निकलते रह गई। नाश्ता तो मैं तुझे करवाऊंगा बेटा। तू था, वो तू ही था जिससे फारूक को किडनैप किया था, वो भी हमर के हाथों। क्यों शेरू, क्यों? उसे सिकंदर की नाक पे एक बार फिर मुक्का मारा। सिकंदर जरा सा पीछे हुआ। हन्नान! दुरानी ने तो बकायदा चीख कर उसके पीछे आई। सिकंदर ने कोई रद्द अमल नहीं दिखाया, बस नाक पे हाथ रखते हुए वो हंसा। हन्नान को उसके हंसे पर मजीद तैश आया। दुराना ने हन्नान का बाजू पकड़कर रोका। हन्नान ने बाजू को हल्का सा झटका देकर मुड़कर उसे गुस्से भरी निगाहों से देखकर कहा, तुम दूर हो जाओ मुझसे इस वक्त, वरना उसका गुस्सा तुम पे उतर जाएगा। हाँ, तू समझता क्या है अपने आप को? भा बड़ा तो भा, अभी तुझे शूट करके कचरे में फेंक दूंगा तो तेरी सारी औकात मिनटों में खत्म हो जाएगी। रमशा को समझ नहीं आई हन्नान को कैसे रोके, लेकिन सिकंदर कोई रद्द अमल नहीं दिखा रहा था। मतलब वो चाह रहा था कि हन्नान अपना गुस्सा निकाले। आईना, चलते हैं। हन्नान भाई सिकंदर से नाराज हैं, वो दोनों अपना मसला हैंडल कर लेंगे। सिकंदर ने काम भी तो ऐसा किया है। उसे सिकंदर को तेज नजरों से देखा। सिकंदर एक बार फिर हंसा। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ हन्नान। मैं सिकंदर भा हूँ, मैं बादशाह हूँ। मैं फारूक को किडनैप करूँ या उसको मार डालूँ, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। तेरी मैं उसे धारते हुए सिकंदर पे हमला किया। अब सिकंदर भी पीछे नहीं रहा। दो दोस्त भेड़ियों की तरह लड़ने लगे। अब तो रमशा भी परेशान हो गई। भागकर वो जावेद को बुलाने लगी। दुरायना का तो सर चकरा गया। बेचारी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों जिगरी दोस्त इस तरह वैसे जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे थे। उसे क्या पता था उन दोनों का रोज का था। अनान सिकंदर को दीवार के सट लगाते हुए बोला, कमीने, अगर तेरी वजह से हमर को कुछ हुआ तो तेरी लाश कितने छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, फिर चील कौवे को खिलाकर तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। उससे पल सिकंदर ने घुटना उठाकर उसके पेट में मारा। अनान सी करता हुआ पीछे हुआ। हमर तेरा मामा लगता है, और कहा ना, मेरी मर्जी, वो मेरे लिए काम करता है, मैं जो चाहे उसे हुक्म दूं। तुम्हारा बिजनेस नहीं है। वो अब भागी आवाज में दौड़ा। काबू वाला रूप वो रशिया में छोड़कर आ जाता था। वो ऐसा ही था, जैसा देश वैसा भेस। हाँ, वो मेरा मामा लगता है, और वो तेरे लिए काम नहीं करता। तूने उसे ब्लैकमेल किया था। वो मजबूर है तुम्हारे लिए काम करने पर, और एक दफ़ा उसे पता लग गया तो उसे इस्तेमाल कर रहा है, वो तेरी जान ले लेगा। सिकंदर ने हन्नान की गर्दन पकड़ी और दीवार के साथ लगाई। बा हूं मैं, सिकंदर भा। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरे पे एक उंगली भी नहीं रख सकता। सुना तुमने? एक उंगली भी नहीं। इसलिए अब काबू में आ जाओ, वरना मेरा काबू करने का स्टाइल तेरे से हजम नहीं हो पाएगा। हन्नान हंसा। उसकी हंसी अजीब थी। तुझे पता, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी उसके पास है, और तू इतने दावे से कह रहा है कि वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आंखें खोलो शेर दो फैंटेसी से निकलो। अब सिकंदर की बोलती बंद हो गई। उसकी कमजोरी, बख्त। हदाद, प्लीज आप गाड़ी मत रोकिएगा। ये मेरे दुश्मन है। मैं जानती हूँ ये मेरे मामा को टॉर्चर करने के लिए मुझ पे हमला कर रहे हैं। वक्त के तेजी से कहने पे हुदाद ने कुछ नहीं सुना। उससे एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े रखा, जबकि दूसरे से उससे डैशबोर्ड खोलकर रुमाल के अंदर छुपी अपनी गन निकाली। उसके हाथों में मौजूद गन देखकर बख्तावर का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तुम अपना सर बिल्कुल मत उठाना, मैं तो कहता हूँ और झुक जाओ। और आप, अगर उन्होंने आप पर शूट किया? वो जरा सी गर्दन घुमाकर उसे देखने लगी। तुम्हारी जान के आगे मेरी जिंदगी इतनी अहम नहीं है बख्त। बख्तावर तो वहीं साकित हो गई। हदाद कहते हुए खिड़की खोल चुका था। हाथ बाहर करके उससे देखा। वो गाड़ी अब उसके बिल्कुल करीब आ रही थी। वो उसके टायर पे शूट करना चाह रहा था, मगर वो गाड़ी वाला उससे भी ज़्यादा चालाक था। उसे साइड पे करके हुदाद की गाड़ी की डिक्की पे शूट किया। बख्तावर के हलक में आंसू फंस के रह गए। या अल्लाह, हदाद को कुछ मत हो। मेरे मामा और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। वो इस वक्त न्यू सोसाइटी के एरिया में था। उस जगह से गुजरकर वो अपने इलाके की तरफ आते थे, और वो लोग उसका शुरू से ही पीछा कर रहे थे। हमला भी उन्होंने बड़ा सोच कर किया था। डैम इट। खुदात की आंखों में एक बार फिर पुराने मंजर ले रहा है। उफ, जिंदगी एक इंडियन सीरियल ही बन गई थी। कुछ सोचकर उससे गाड़ी को ऐसा किया। वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। वो यकदम हदाद से सर आगे निकल गए। चेकमेट। हदाद मुस्कुराकर कहते हुए अपना बाजू बाहर निकाल चुका था। उसने गोली दोनों पीछे टायर पे मारी और गाड़ी को रिवर्स मोड़ कर गाड़ी सन से भगाई। वो गाड़ी की नंबर प्लेट याद कर चुका था। वो जो कोई भी थे उनको तो बाद में हैंडल कर लेगा। अभी उसके साथ बख्तावर मौजूद थी। उसकी ज़िंदगी के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता था। आज बख्तावर की ज़िंदगी ने उसके मासी के भूत को उखाड़ कर बाहर फेंका था। वो एक लम्हे भी नहीं डगमगाया। वो पुराना हदाद अजीम नहीं रहा था।
गाड़ी अपने टॉन की तरफ लाकर उससे एक शॉप के सामने रुकी। बख्तावर सांस रोके अभी तक नीचे झुकी थी। हदात को ऐसे झुका, डरा सहमत देखकर दुख हुआ। वो लोग अब इस तरफ नहीं आएंगे। बख्तावर, सीधी हो जाओ, हम अब खतरे से बाहर हैं। बख्तावर। उससे ना चाहते हुए बख्तावर के कंधे पे हाथ रखकर उसे झंझोड़ा। बख्तावर एकदम उठी और बिना सोचे समझे उसके बाजू पे सर रख कर रोना शुरू हो गई। हदात प्लीज़, मुझे यहाँ से ले जाए। मैं इस खतरे से भरी ज़िंदगी में नहीं रहना चाहती। प्लीज़ हदात, मेरे मामा को कहें, उन्हें समझाएं कि ये मुल्क छोड़ दे। ये मुल्क हम सब के लिए किसी खतरे से खाली नहीं है। वो हम सबको तो भेज देंगे, लेकिन खुद ये मुल्क नहीं छोड़ेंगे। हदात, पता नहीं क्यों वो सारी बात मान जाते हैं, ये बात क्यों नहीं मानते। अब देखिए ना, आपकी भी जान खतरे में डाल दी। अगर आपको ज़रा सा भी कुछ हो जाता तो मैं मामा को कभी माफ़ ना करती। आप प्लीज़ उन्हें समझाएं, ये आप ही की ज़िंदगी का सवाल है। वो होश में नहीं थी। जब वो डर जाती थी तो ऐसे ही रद्द अमल दिखाती थी। हदात उसके आंसू अपनी उंगलियों के पोरों से साफ करना चाहता था, मगर वही बात, वो ये काम नहीं कर सकता था। उससे बख्तावर को सीधा किया और टिश्यू बॉक्स उठाकर उसमें से टिश्यू निकाले और उससे उसके आंसू साफ किए। रोकर तुम मेरा और अपना ही वक्त बर्बाद करोगी लड़की। जब किसी इंसान पे मुश्किल वक्त आता है ना वक्त, तो वो मुश्किल वक्त आपके रोने, चिल्लाने और पैर रगड़ने से बिल्कुल नहीं जाएगा। वो अपने वक्त पर जाएगा और आपका पीछा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपका पीछा छोड़े। आप चाहे चांद पर भी चले जाओ, बुरा वक्त किसी ऑक्टोपस की तरह आपको अपनी जकड़ में ले लेता है और अपना असर छोड़कर ही वो आपकी जान छोड़ता है। मगर मगर रोज़ाना के हार्ट अटैक से तो बचा जा सकता है। आए दिन कोई नई मुसीबत आ टपकती है। इंसान एक घड़ी भी सुकून से नहीं बैठ सकता। इसी का नाम तो जिंदगी है बख्तावर आलम। और मुसीबतें भी उन पर आती हैं जो उनको सहने के और डट कर मुकाबला करने के काबिल हों। खुदात खुद भी अपने लफ्ज़ों पर हैरान हुए बगैर न रह सका था। अब मुंह साफ करो, मैं तुम्हें अंडर स्टोर लेकर जा रहा हूँ। लोग इसी बात पे शोर न डालने लग जाएं कि मैं मलंग बाबे ने एक छोटी सी बच्ची को अगवा कर लिया है। मैं तो मुफ्त में नेकी करके मारा जाऊंगा। बख्तावर एकदम हंस पड़ी। बख्तावर की हंसी पे खुदात भी मुस्कुरा पड़ा। और हाँ, जो कुछ डालना हुआ डाल लेना, मैं नहीं रोकूंगा। और प्लीज़ कोई उल्टी हरकत मत करना। वो सब तो ठीक है, मगर ये जो गाड़ी पे गोलियां लगी हैं, उसका क्या करेंगे। तुमसे गाड़ी बाद में ठीक करवाऊंगा, अब उतरो फौरन से। वो उतर चुका था और वक्त ने गहरा सांस लेते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। यार, उसने मुझ पे हमला किया था, मैं कैसे सुकून से बैठ जाता। देखा था कि वो कैसे मेरे से बदतमीजी कर रहा था। रमशा ने उसे देखा, फिर दोबारा किचन समेटने में मसरूफ़ हो गई। सिकंदर उसकी खामोशी से चिढ़ खा रहा था। एक तो हर बात पे ये लड़की उससे नाराज़ हो जाती है। पता नहीं आखिर इसका मस्सा क्या है। फारूक को मैंने इसलिए किडनैप किया रे, क्योंकि वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा था। उसको सबक सिखाना था बस। मैंने कुछ भी उसके साथ नहीं किया। आप उन्हें टॉर्चर करने से ज़्यादा दूसरों को टॉर्चर करते हैं सिकंदर। मुझे और फारूक को बेशक कुछ नहीं कह रहे होंगे, मगर उनका क्या, जो उनके पीछे तड़प तड़प कर मर रहे होते हैं। अनीका ने आप पर भरोसा करके कहा कि उसके भाई को ढूंढे। वो रो रही थी सिकंदर। आपको उसके रोने पे तो ज़रा सा तरस नहीं आया। आपको दूसरों का सुकून बर्बाद करके आखिर क्यों सुकून मिलता है। वो दिल की कुछ ज़्यादा अच्छी थी। आज उसका अच्छा होना सिकंदर को बेहद बुरा लग रहा था। वाओ, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की लोगों को इजाज़त है। मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने की, उसे टॉर्चर करने की और उसे मारने की लोगों को इजाज़त है। अगर मैं वही सबक उन्हें सिखाऊं तो मैं जालिम हो गया। ठीक है, मैं जालिम ही हूं। अगर अपनी फैमिली की हिफाजत करना जुल्म के जुमरे में आता है तो मैं जालिम ही खुशी खुशी मरूंगा। उल्टे दिमाग का आदमी उल्टी बातें करेगा। ठीक है, बने रहे सालिम, अपनी मर्जी के मालिक जो ठहरे। ये आप दोनों फिर से लड़ने शुरू हो गए। अब क्या किया मामा ने। भक्त की आवाज़ सुनकर वो मुड़े, फिर बख्तावर को देखकर ना सिर्फ सिकंदर उसकी तरफ भागा, बल्कि रमशा भी बच्चों से ऐसी खुशी लिए भक्त की तरफ बढ़ी जैसे उन दोनों की बेटी हो। वो दोनों के लिए किसी बेटी से कम थोड़ी थी। बख्तावर उस हमले के लिए तैयार नहीं थी। एक तरफ सिकंदर ने उसे अपने साथ लगाया, दूसरी तरफ रमशा ने, और दोनों ने ही उसे जोर से भींचा। दोनों तो जैसे अपनी लड़ाई भूल ही गए थे। थैंक गॉड मेरी रेफरी आई है। अब सबक सिखाइए अपने मामा को। रमशा भक्त के सर पर प्यार करती बोली। सिकंदर ने उसे घूरा और बख्तावर को अपनी तरफ खींचा। जी नहीं, मेरी बेटी आई है, वो अपनी माँ को कुछ नहीं कहेगी। क्यों बच्चे? मुझे लगा यहाँ मैं ट्रेम्पल लूंगी, मगर यहाँ तो आप ही हो रही हैं। मामला क्या है। बख्तावर शरारत से रमशा को देखते हुए पूछ बैठी। कुछ लोगों ने मुझे जालिम कहा है बख्त। प्यार की तो कोई कदर ही नहीं है। सिकंदर ने ठंडी आह भरते हुए बेचारगी से कहा। और कुछ लोग सालिम कहलवाने के लायक हैं। रमशा कमर पे हाथ रखे अब सिकंदर को घूरते हुए बोली।
तुम्हें छोड़ा किसने? सिकंदर बात बदलते हुए बक्स से पूछने लगा। सुपर हीरो जेसन मोमोवा ने। हैं? सिकंदर की आवाज़ ऊंची हो गई। कौन सुपर हीरो? तौबा है मामा, आपकी शक्ल ऐसे हो गई जैसे किसी भूत ने छोड़ा हो। आप ही के मामू ने छोड़ा है। रमशा का मुंह खुला का खुला रह गया। हानी मामू, वो आए थे यहाँ, उन्होंने तुम्हें छोड़ा? हाँ, मैंने उनसे कहा आप लोगों के साथ दिन स्पेंड करना था ना, मैंने पेपर देकर आ गई। तुम मामू को अंदर। फिर वो चुप कर गई। वो जानती थी मामू नहीं आ सकते, वो तो जानते भी नहीं है कि वो यहाँ है। दुख से रमशा का दिल बोझल हो गया। उस उदास देख कर सिकंदर के दिल को कुछ हुआ। वो कुछ कहने ही वाला था कि रमशा बोली, चलो अच्छा किया, आओ दूर आए ना, हन्नान भाई ऊपर कमरे में है, और देखना तुम्हारे मामू ने हन्नान भाई का क्या हाल किया है। वो वक्त को लेकर चल पड़ी। सिकंदर उन दोनों को जाते हुए देखने लगा। फिर वो कुर्सी पे बैठकर सिगरेट का पैकेट निकाल कर सोच में पड़ गया। फिर एकदम अलर्ट हो गया। तुम्हारी कमजोरी उनके हाथों में है और तुम उनके साथ गेम खेल रहे हो। हुदात भाई बख्तावर को छोड़ते हैं। हुदात भाई बख्त के साथ हैं। हुदात भाई बख्त का ख्याल रख लेंगे शेरू। बख्तावर की तरफ से कोई बुरी खबर नहीं आई जब से वो हुदात भाई की अंडर प्रोटेक्शन आई है। हुदात भाई आजकल बख्तावर को एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। उफ, ये हुदात भाई और बख्तावर बच्चों की तरह लड़ते हैं, बिल्कुल टॉम एंड जेरी हैं। सुपर हीरो जेसन मोहावा ने मुझे छोड़ा। शिट। सिकंदर ने टेबल को ठोकर मारी। ये क्या कर दिया उससे? कहीं बख्तावर को हुदात से मोहब्बत तो नहीं हो गई? नहीं, मासी को एक बार फिर से नहीं दोहराएगा। वो वक्त को सोफी नहीं बनने देगा। व्हाट द हेल आई हैव डन। सिकंदर खुद से बड़बड़ाया। दाऊद, मुझे आमिर भाई से शादी करनी है, और अब उसे पता था आगे जाकर क्या होगा। मामा, मुझे हुदात असीम से शादी करनी है। सिकंदर अंदर कमरे में आया। सब जो अपनी बातों में लगे थे उसको देखकर चुप हो गए। फिर बख्तावर, हन्नान और दुरायना के साथ फिर से शुरू हो गई। वो शायद अपने पेपर का वाकया बता रही थी। हन्नान ने उसे एक नज़र गुस्से से देखना चाहा था, लेकिन शेरू के तासुरात को देखकर वो चौंक गया। शेरू के तासुरात ऐसे तब होते थे जब वो सोफ़ी को सोचता था, या वो पैनिक अटैक से पहले उसका हाल होता था। कहीं ये फिर से तो नहीं अपसेट हो गया। गला खंकार कर उससे आगे बढ़ते हुए सिकंदर और वक्त के साथ बैठी रमशा को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। रमशा, आप सिकंदर को जरा ऊपर पूल एरिया में ले जाएंगी और रूफ का शेड हटवा दीजिएगा। सिकंदर ने माथे पर बल लिए उसे देखा। फिर रमशा कुछ सर हिलाते हुए बिना सोचे समझे उठ पड़ी। वो समझी हन्नान भाई अभी सिकंदर से बात नहीं करना चाहते। सिकंदर ने मारा भी तो बहुत जोर से था। सिकंदर के चेहरे पे तो लोगों के मारने के बहुत से निशान ही बन चुके थे। पहले सुसर ने बहुत जोर से मारा था, उसके बाद हन्नान ने, अब पता नहीं किसकी बारी थी। सिकंदर, ऊपर चले, आपसे बात करनी है मैंने। रमशा ने उसके बाजू पे हाथ रखते हुए आहिस्ते ही से कहा। सिकंदर ने वक्त को देखा जो कनखियों से उन दोनों को ही देख रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। वो वक्त की चमकती हुई आंखों में किसी और का अक्स अच्छी तरह महसूस कर रहा था। वो वक्त की माँ ही तो था। वो माँ जो देती थी सोने का निवाला और रखती थी शेर की नज़र। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। सिकंदर वक्त को देखते हुए मुड़कर चल पड़ा। आपको सिकंदर भाई को ऐसे भेजना नहीं चाहिए था। दुरायना की बात पर हन्नान ने बेपरवाही से सर झटका। मतलब साफ था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमशा उसके पीछे आई थी। वो खामोशी से चुपचाप करके ऊपर की तरफ बढ़ा। रमशा ने भी उसे सुनाना बेहतर नहीं समझा। उसके मूड से वो समझ गई थी कि वो उसे भी नहीं बख्शेगा। इतना तो वो जान लेती थी सिकंदर को। सिकंदर पूल एरिया का डोर स्लाइड करके दाखिल हुआ। रमशा ने उस दरवाजे को बंद किया। उससे मुड़कर देखा। सिकंदर बेचैनी से टहल रहा था। फिर पता नहीं उसे क्या सूझा। जूते जराबें उतार कर उससे फ़ोन और घड़ी सामने जाकर टेबल पे रखी। फिर बिना सोचे समझे पूल में छलांग लगाई। रमशा एकदम गहरा सांस लेने पर मजबूर हो गई। उसका ठंडा होना ज़रूरी था। ठीक ही किया। चलते हुए खामोशी से वो सामने पूल चेयर पे ही बैठ गई और सिकंदर को तैराकी करता हुआ देखने लगी। आपको नहीं लगता कि वक्त इस दफ़ा कुछ बदली बदली सी लग रही है? सिकंदर ने रुककर मुड़ते हुए उसे देखा। वो उसे ही देख रही थी। मुझे तो वैसी की वैसी लगी, तुम्हें क्या मुख्तलिफ लगा? वो उससे पूछते हुए तैरकर उसके सामने आया। पता नहीं, लेकिन कुछ अनोखा महसूस हुआ मुझे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं चौकस हो जाती, मगर दिल बार बार कह रहा है वक्त थोड़ी सी बदली हुई लगी। सिकंदर ने अपने गीले बालों को पीछे करते हुए पूल के कोने पे पासू रखते हुए उसको देखकर कहा। तो तुम्हें ये बदलाव अच्छी निशानी की अलामत लगता है या बुरी? उसके अंदर का मौजूद बाप और माँ दोनों जानना चाह रहे थे ये अलामत अच्छी है या बुरी। अब रमशा एकदम चौंक उठी। इसमें अच्छा बुरा कहाँ से आ गया सिकंदर? आपको कोई परेशानी है?
वो ज़ाहिर करना चाहता था कि वो परेशान है, वो अपने वक़्त के लिए परेशान है, मगर वो वहाँ था, सिकंदर वहाँ। वो अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं कर सकता था, इस वक़्त रमशा के सामने भी नहीं, क्योंकि रमशा का उसमें बहुत बड़ा कनेक्शन था। वो आगे जाकर उसकी कमज़ोरी का इस्तेमाल भी कर सकती थी। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला था। परेशान नहीं हूँ, तजस्सुस के मारे पूछ रहा हूँ। खैर यही कहना था तुमने? उसे तैराकी जारी रखते हुए उससे कहा, फारूक को कब छोड़ेंगे? सिकंदर उसकी बात पे रुका नहीं, बस तेज लहजे में बोला, बहुत शौक है अपने शोहर को अंदर करने का, तो वैसे ही जमाली को कॉल करके अंदर करवा दो कि मैंने तुम्हें भी अगवा किया था। रमशा ने हाथों की मुट्ठी लबों पे रखते हुए उसे देखा, फिर उठकर शेड का बटन हटाया। ऊपर रूफ का शेड आहिस्ता से पीछे होने लगा। आज लाहौर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। धूप का भी कुछ दिनों से कोई इम्कान नहीं था। सिकंदर, मेरे मामू को ऐसे मत बुलाया करें। ये भी सोचिए वो आईना के अबू हैं। वही आईना जो आपकी बहुत इज्जत करती है, आपको अपना भाई कहती है। मैं जमाली की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं उसे अपना समझता हूँ, तो इसलिए उसे ऐसे पुकारता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरे अखलाक पे शक करती रहो। आप कुछ ज़्यादा क्रम्पी नहीं हुए? हन्नान भाई ने कुछ गलत नहीं मारा था आपको। उन्हें आपकी फ़िक्र है। आप इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो उनका आपको बचाना मुश्किल हो जाएगा सिकंदर। आपने वैसे ठीक नहीं किया। वो नरमी से उसे समझा रही थी। डांट ज़ोर से आज के दिन तो सिकंदर समझने वाला नहीं था। सिकंदर अब निकलने के लिए स्टेप्स की तरफ बढ़ा। रमशा ने उठकर सामने बड़े से शेल्फ से बड़ा सा टॉवेल लाई और उसे दिया, जो खामोशी से लेकर अपना सर रगड़ने लगा। बड़ी हमदर्दी नहीं है तुम्हें उस फारूक से जो तुम्हें धमकी देता था, तुम्हारे शोर को बर्बाद करने की बेशुमार प्लानिंग कर रहा था। रमशा ने आंखें एक लम्हे के लिए बंद की। आप मेरी मोहब्बत पे शक करते रहिएगा। मैं फ़ारूक के लिए बिल्कुल आपसे नहीं लड़ रही, बल्कि आपके लिए आपसे लड़ रही हूँ सिकंदर। दूसरा, अनायका आपकी बहन है। उससे आप पर भरोसा करके कहा कि उसके भाई को ढूंढ लाएं। उसको जानकर कितना दुख होगा कि जिससे मदद मांगी वही फरेबी निकला। आप फारूक को मेरे लिए बख्श दें। सिकंदर ने सर उठाकर ऊपर देखा, फिर कुछ सोचते हुए हंस पड़ा। मैं बार बार भूल क्यों जाता हूँ कि मेरी बीवी को मदर टेरेसा बनने का बहुत शौक है। ठीक है, छोड़ दूंगा। बस उसकी बोलती और हरकतों पे ज़रा काबू कर लूँ, फिर छोड़ दूंगा। वो सपाट चेहरा लिए अपने शोर को देखने लगी, जो मुस्कुरा रहा था। आई स्वेयर रे, छोड़ दूंगा उसे। अब मुलाजमा को यहाँ बुलाओ, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ, फिर मैं खाना मंगवाता हूँ। ऊपर छत पर सब मिलकर खाएंगे। मौसम अच्छा है, ओके? रमशा ने सर हिलाया। ये नहीं समझेगा। सिकंदर ने उसके सर पे प्यार किया और चल पड़ा।